Hello students, I am Alok from Joint Campion School. We have completed chapter first of economics, that is the story of the village Palampur. I hope you understand well what we have learned in that chapter. Now we are going to another part of social science, that is political science. So this is your book for political science, social science, democratic politics 1. So first we see the content of this book, then we start the chapter. So these are the contents of your book. Chapter first, democracy in the contemporary world. What is democracy? Why democracy? Constitutional design, electoral politics, works of the institutions, democratic rights. So first we start chapter first, democracy in the contemporary world. This book is about democracy. So first we have to know what is democracy. आखिर डेमोक्रेसी है क्या? तो चलिए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है. तो हम बात करें डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका. गवर्नमेंट बाय द पीपल मीन्स लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार. किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो किसने फॉर्म की है, किसने चुनी है, वहाँ के लोगों ने. सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rurals are elected by the people. मीन्स एक गवर्नमेंट का फॉर्म है डेमोक्रेसी, जिसमें जो शासक है मीन्स प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, वो किसने चुने हुए हैं, जनता ने चुने हुए हैं. सो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न. सो वी कैन से डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. लेट वी सी ओवरव्यू मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे लास्ट 100 ईयर्स में डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में पहुंच गई. और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की, तो आज आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां डेमोक्रेसी है. सो डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहा है. कई सारे अप्स आए हैं, कई सारे डाउन्स आए हैं. तो जो चैप्टर जो यहाँ पे स्टार्टिंग है वो 2 स्टोरीज से होती है. एक है चाइल्ड की, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, दूसरा पोलैंड. तो दोनों की स्टोरीज से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी को लेके लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मुसीबतें आई हैं और कैसे फिर इस डेमोक्रेसी ने ग्रो किया है. इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी की 2 कहानियाँ. अब जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक पर्सन कई गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ है. ये है प्रेसिडेंट सैल्वाडोर एलेंडे. मीन्स साउथ अमेरिका की जो कंट्री है चाइल्ड, उसके प्रेसिडेंट हैं सैल्वाडोर एलेंडे. तो फर्स्ट स्टोरी जो है हम इन्हीं की पढ़ने वाले हैं. चलिए तो हम स्टोरी इनकी स्टार्ट करते हैं. अब जो सैल्वाडोर एलेंडे थे, उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में मीन्स जब उनकी डेथ हुई तब उनके कुछ लास्ट वर्ड्स थे. वो वर्ड्स क्या थे? Workers of my country, I have faith in child and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened through which will pass free men to construct a better society. Long live child, long live the pupil, long live the workers. मीन्स जो सैल्वाडोर एलेंडे हैं वो अपने कंट्री के वर्कर्स को स्पीच दे रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? मेरा चाइल्ड पे और उसके भविष्य पे पूरा विश्वास है. कई दूसरे लोग आएंगे जो इस अंधेरे को और इन बुरे पल को हटा देंगे. आप लोग ध्यान रखिए कि जल्द से जल्द कई महान रास्ते खुलेंगे, जिसके थ्रू यहाँ के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो एक बेटर सोसाइटी बनाएंगे. लॉन्ग लिव चाइल्ड, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स. तो सैल्वाडोर एलेंडे जो थे वो डेमोक्रेसी को मानने वाले इंसान थे और उनका विरोध किया वहाँ की मिलिट्री ने मीन्स वहाँ की आर्मी ने, और उनको बॉम्ब से उड़ा दिया. तो जब वो प्रेसिडेंटी में अपनी जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहाँ पर लास्ट स्पीच उन्होंने ये रेडियो पे दी. उसके बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया. अब हम डिटेल में देखेंगे कि सैल्वाडोर एलेंडे थे कौन. तो एलेंडे वॉज द फाउंडर लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसको इन्होंने फॉर्म किया और उसके लीडर बने. उसके बाद इन्होंने 1970 में विक्ट्री ली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. मीन्स अब ये चाइल्ड के 1970 में प्रेसिडेंट बन गए.
इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो पुअर पीपल को और वर्कर्स को हेल्प करने के लिए थी। इनकी पॉलिसीज़ में एजुकेशनल सिस्टम का रिफॉर्म करना भी था, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए मुफ्त दूध देना भी था, और जो वहाँ के लैंडलेस फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी किया। अब जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए कॉपर पे रोक लगाई, मीन्स फॉरेन कंपनीज को नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करने दिया गया, जिस कारण से क्या हुआ कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे, मीन्स जो वहाँ के ज़मींदार थे और जो रिच पर्सन्स थे और चर्च, वो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट आ गए, मीन्स उनकी पॉलिसी का विरोध करने लगे। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्हीं लोगों के साथ इनकी गवर्नमेंट का विरोध करने लगी। 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री कोप ने चाइल्ड को अपने अंडर में ले लिया, और जो आर्मी चीफ थे, आर्मी जनरल थे, जनरल अगस्तो पिनोशे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने नेक्स्ट 17 ईयर्स के लिए, मीन्स अगले 17 सालों तक के लिए पिनोशे को प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी एलएनडे से खुश नहीं था, इस कारण उन्होंने ये मिलिट्री कोप जो है उसको सपोर्ट किया। अब जो पावर था वो पूरा पूरा कहाँ शिफ्ट हो गया, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। वो अपनी मनमर्जी से काम करते थे और उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था। अगर कोई उनके अपोज जाता तो वो उसे टॉर्चर करते या मार देते। कई लोगों को इन्होंने मारा भी जो एलएनडे को सपोर्ट करते थे और जो डेमोक्रेसी चाहते थे। इनमें इंक्लूड थे एक जो डेमोक्रेसी चाहते थे, ये चिलियन एयरफोर्स के जनरल एल्बर्टो बैशले। जनरल एल्बर्टो बैशले और उनकी डॉटर ने जो उनकी मिलिट्री कोप है वो ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो उनकी वाइफ और उनकी डॉटर को उन्होंने जेल में डाल दिया और टॉर्चर किया। 3000 से ज़्यादा लोग इन सब में मारे गए, क्योंकि वो लोग एलएनडे को सपोर्ट करते थे और डेमोक्रेसी को चाहते थे। रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1988 में क्या हुआ, जो पिनोशे थे आर्मी जनरल, उनकी तानाशाही खत्म होने लगी। कैसे? रेफरेंडम के थ्रू। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, जब लोगों द्वारा चुनाव किया जाता है उसे बोलते हैं रेफरेंडम। अब इन्हें लगा कि इन्हें वोट मिल जाएंगे रेफरेंडम के थ्रू, लेकिन जो वहाँ के लोग थे चाइल्ड के, वो इनके अत्याचार और इन्होंने जो हत्याएं की हैं वो कुछ नहीं भूले थे। और एलएनडे के जो वर्ड थे जो उन्होंने बोले थे कि कई दूसरे लोग सामने आएंगे और धीरे धीरे जो ये बुरा वक्त है वो चला जाएगा, तो वैसा ही होने लगा। आर्मी का जो रोल था वो कंट्री की गवर्नमेंट से धीरे धीरे हटने लगा और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के लिए आगे आई। अभी हमने पढ़ा था जनरल बैशले के बारे में, जो एयर फोर्स के जनरल थे और जिन्होंने इनकी आर्मी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और इनकी डॉटर और वाइफ को जेल में डाल दिया गया था। तो उन्हीं जनरल बैशले की जो डॉटर थी मिशेल बैशले, वो 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड के लिए चुनी गई, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड बनी 2006 में। वो पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर थी और मॉडरेट सोशलिस्ट थी, मतलब समाज सेवी भी थी और एक डॉक्टर भी थी। वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी चाइल्ड की और लैटिन अमेरिका की डिफेंस मिनिस्टर भी बनी। नाउ वी सी डेमोक्रेसी इन पोलैंड। अब जैसे हमने बात की थी कि ये दो स्टोरी हैं, फर्स्ट हो गई हमारी चाइल्ड की, अब सेकंड स्टोरी है पोलैंड की। तो पोलैंड की अगर हम बात करें तो 1980 में यहाँ जिसकी गवर्नमेंट थी उस पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि ईस्ट यूरोप की भी कई सारी कंट्रीज़ में रूल कर रही थी। अब ये ऐसी पार्टी थी कि ये किसी अनदर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फंक्शन अलाउ करने नहीं देती थी। अगर कोई भी इसके लीडर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाता था तो ये उसकी आवाज़ दबा देते थे और उठा के उसको जेल में डाल देते थे। अब जो गवर्नमेंट है पोलैंड की, उसको सपोर्ट और कंट्रोल कर रहा था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। आपने रूस का, रशिया का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट स्टेट था ये, और उसी के सपोर्ट और कंट्रोल पे पोलैंड में ये पार्टी अपना काम कर रही थी। अब हम बात करें 14 अगस्त 1980 की, तो गीडेंग शहर में एक लेनिन शिपयार्ड थी, उसके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। अब ये शिपयार्ड जो थी वो पोलैंड गवर्नमेंट के अंडर में ही आती थी, उसके अधिकार में थी।
जनरली क्या होता था कि पोलैंड में जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, वो सभी गवर्नमेंट के अंडर में ही आती थी। तो जो ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई, तो इस स्ट्राइक को करने वाले कौन थे? ये थे क्रेन ऑपरेटर, वुमेन वर्कर्स, जिनको गैर कानूनी तरीके से उनके काम से हटा दिया गया था। अब बात करें स्ट्राइक की, तो इसे यहाँ वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसने इलीगल करार दे दिया। इलीगल क्यों करार दे दिया? क्योंकि जनरली वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी पोलैंड की, वो ट्रेड यूनियंस को इंडिपेंडेंट नहीं रखे हुए थी। अब जब स्ट्राइक आगे बढ़ी, तो एक इलेक्ट्रिशियन थे शिपयार्ड के ही, लेक वेल्सा ने इस स्ट्राइक में पार्ट लिया, जिन्हें 1976 में हायर पे डिमांड करने के चक्कर में हटा दिया था। वेल्सा जल्द ही इन स्ट्राइकिंग वर्कर्स के लीडर बन गए, और इनकी जो स्ट्राइक थी वो सारी सिटी में आग की तरह फैल गई। और इन्होंने क्या डिमांड रखी? इन्होंने अपनी काफ़ी सारी डिमांड रखी, जैसे कि ट्रेड यूनियंस को इंडिपेंडेंट किया जाए, साथ ही उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा किया जाए, और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको भी गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया हुआ है, उन्हें बाहर कर दिया जाए। इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, इनकी जो स्ट्राइक है बहुत ही पॉपुलर हुई। इसकी वजह से गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और उन्होंने 21 पॉइंट्स का एक एग्रीमेंट बनाया, जिसे वेल्सा ने साइन किया, जिसके अंदर वर्कर्स को कई तरह के राइट दिए गए थे। और इन लोगों ने फिर अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाया। ये पहली बार था कि जब किसी कम्युनिस्ट स्टेट में इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना हो। इस ट्रेड यूनियन को इन लोगों ने नाम दिया सोलिडरिटी। अब सोलिडरिटी है वो पोलैंड में कई जगह फैल गया, और इसमें तकरीबन कितने मेंबर्स जुड़ गए? 1 करोड़ मेंबर्स जुड़ गए। अब 1 करोड़ मेंबर्स जुड़ गए, तो अब जितने भी करप्शन थे, जितने भी मिसमैनेजमेंट था गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाने लगे। उसकी वजह से यहाँ के जो जनरल ज़रूज़ेल्स्की थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। 1981 में इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो जितने भी सॉलिडरिटी के मेंबर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। उनके जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको दबा दिया गया। अब 1988 में फिर अनदर स्ट्राइक्स हुई। उस पॉलिश गवर्नमेंट जो थी, मतलब पोलैंड गवर्नमेंट जो थी, वो कमज़ोर पड़ गई थी, और अब उसे सोवियत यूनियन से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। इकोनॉमी डाउन जाती जा रही थी। तो अब जो नेगोशिएशंस हुए वेल्सा और गवर्नमेंट के बीच में, उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि अब फ्री इलेक्शन होंगी। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट अब जो है वो इलेक्शन कराएगी। उस इलेक्शन में सोलिडरिटी के 100 कंस्टेंटेंट में से 99 कंसिस्टेंट जो थे वो जीत गए। 1990 में वेल्सा पोलैंड के प्रेसिडेंट बन गए। तो इस तरीके से पोलैंड में डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई। नाउ वी डिस्कस 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने अभी 2 अलग अलग स्टोरीज पढ़ी, एक थी चाइल्ड की, एक थी पोलैंड की। चाइल्ड में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट थे एलेंडे, उनको रिप्लेस किया नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट ने, और प्रेसिडेंट बन गए पिनोशे। फिर रिस्टोरेशन हुआ, तो पिनोशे को हटा के मिशेल बैचलेट जो थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की और प्रेसिडेंट बनी। अब हम बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड में क्या हुआ? नॉन डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसको रिप्लेस करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और प्रेसिडेंट बने लेक वेल्से। अब हम बात करें अगर फीचर्स की, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं? तो पहला तो ये, द पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूल्स, मतलब कि लोग अपने जो शासक हैं उनको चुन नहीं सकते, ना उनको चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। दूसरा, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहती, हम अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम कोई भी पॉलिटिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट, कि पीपल जो हैं वो रूलर्स को चुन नहीं सकते और चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ना हम कोई पॉलिटिकल एक्शन कर सकते हैं। लेट बी सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्कस किया गया है। पहली है
चाइल में एलेंडे की गवर्नमेंट, पोलैंड में वेल्सा की गवर्नमेंट और चाइल में ही बैचलेट की गवर्नमेंट। तो अब जो एलेंडे की बात करें तो एलेंडे जो थे वो कहते थे कि बिग इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, जबकि वेल्सा क्या बोलते थे पोलैंड में कि जो मार्केट है उस पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब बात करें बैचलेट की, तो बैचलेट इन दोनों से मिक्सडली मतलब कि वो बीच का रास्ता अपनाती थी। उनकी अप्रोच क्या थी कि कुछ जगह पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, कुछ जगह पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी तीनों की गवर्नमेंट में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स जो गवर्नमेंट है वो कौन चुनेगा, लोग चुनेंगे। तो इससे हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूरल्स। मीन्स डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लोग अपने शासक को चुनते हैं, अपने रूरल्स को चुनते हैं। तो इससे फीचर्स जो हैं वो क्लियरली फाउंड आउट होके आए हैं। 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री। सेकेंड इज पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। मीन्स 2 फीचर्स क्या हो गए डेमोक्रेसी के। पहला, जो लीडर्स हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, लोगों द्वारा, और जो लोग हैं वो उनको बोलने का अधिकार होगा, उनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने का अधिकार होगा और उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर 2 फीचर्स क्या हो गए, ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। आज की क्लास में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, डेमोक्रेसी इन चाइल्ड, डेमोक्रेसी इन पोलैंड और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी जो टर्म है बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली डेमोक्रेसी होती क्या चीज़ है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, फेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिसेंट फेस, पास्ट फेस। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में आपको जो भी समझाया है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।